गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध के दृश्य। इससे पहले हमने पढ़ा कि 1191 और 92 में जो है तराइन के युद्ध हुए, और सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गौरी से हार जाता है। तो उसके क्या कारण रहे? तो फर्स्ट है, इसमें मोहम्मद गौरी ने छल कपट का सहारा लिया और रात के समय पृथ्वीराज की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। सेकंड, उसने क्या किया, पैदल सैनिकों को अपने तंबुओं में आग जलाकर रखने को कहा ताकि हिंदू सैनिक ये समझे कि गौरी के सारे सैनिक जो हैं अपने शिविरों में आराम कर रहे हैं, अपने डेरों में हैं। नेक्स्ट है, सुबह होते ही मुस्लिम सेना ने हिंदू सेना को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर आक्रमण कर दिया। जैसे अब अपन लोग भी हैं, सो के उठते हैं तो तुरंत कोई हमारे ऊपर अटैक कर दे तो हम भी समझ में नहीं आएगा कि भाई ये स्थिति क्या हुई, कैसा क्या हुआ। तो वही स्थिति उनके साथ हुई। सेना जैसे सो के उठी और उठते एकदम से तुरंत जो है उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, तो वे इस स्थिति को संभाल नहीं पाए। हिंदू शिविरों में अचानक भगदड़ मच गई। पृथ्वीराज ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया परंतु संभाल नहीं पाया और वह अपने हाथी से उतरकर घोड़े पर चढ़कर मैदान से लड़ता हुआ बाहर निकल गया, परंतु सिरसा के पास पकड़ा गया। सिरसा कहाँ है आप कमेंट करके आंसर दें। और मार दिया गया। गोविंदराज व अन्य सामंत जो है उनके सैनिक युद्ध में मारे गए। तो इस तरह से 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गौरी से हार गया। अब युद्ध के बाद की क्या परिस्थितियां हुई, तो देखो, चंद्रबरदाई ने क्या कहा है कि गौरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया और वहां ले जाकर उसने उसे अंधा करवा दिया। कुछ समय पश्चात चंद्रबरदाई भी वहां पहुंच गया और उसने पृथ्वीराज को शब्द भेदी बाण की कला सिखाई और उसी कला के माध्यम से जो है उसने गौरी को मार दिया। दशरथ शर्मा क्या कहते हैं कि 1193 का पृथ्वीराज का एक सिक्का तारागढ़ अजमेर के टकसाल से प्राप्त हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी जिंदा था। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं, हमें सबका पढ़ के ध्यान रखना है कि किस इतिहासकार ने क्या कहा। अब देखो, मिन्हाज और फरिश्ता क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज युद्ध के मैदान से भाग निकला किंतु पकड़ा गया और मौत के घाट उतार दिया गया। हसन निजामी ने ताजुल मासिर में लिखा है कि पृथ्वीराज को कैद करके अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गौरी के अधीन कुछ वर्षों तक शासन किया। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से तुर्क जो हैं भारत में आते हैं और किस तरह से धीरे धीरे कासिम के बाद गजनवी, गजनवी के बाद गौरी, और गौरी के बाद में जो है अब कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा और यहाँ से हमारा जो है सल्तनत काल शुरू हो जाता है। इसके बाद में 1206 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर दम्यक नामक स्थान पर जब वो नमाज पढ़ रहा था गौरी, तो सिया व हिंदू खोखरों ने उसकी हत्या कर दी और इसी के साथ जो है गौरी भी इतिहास में समाप्त हो जाता है और नया करैक्टर जो अब आता है वो आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए, ऐबक की नियुक्ति 1206 से और 1210 तक ऐबक रहा। गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को तराइन के दूसरे युद्ध के बाद 1192 ईस्वी में भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया गया। देखिए, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी ने क्या बनाया था, तो सूबेदार बनाया था। इसको आप ध्यान रखें। कुतुबुद्दीन ऐबक का परिचय देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता तुर्किस्तान के तुर्क थे। तुर्की भाषा में ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। अंडरलाइन करें इसको आप अपने लिस्ट में। कुतुबुद्दीन ने 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के स्थानीय